नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आज आप सबको अवगत कराया था कि आज शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई शिक्षा को लेकर के, और इवन हर कोई शिक्षा पे जोर देता है और अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने की बात करता है कि भाई अगर बच्चा हमारा पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा, अगर बच्चा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं है, एजुकेशन हर वर्ग को मिलना चाहिए, बराबर अधिकार है। एक राष्ट्र है तो मैं इसी एक राष्ट्र के तर्ज पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वन नेशन वन एजुकेशन के तर्ज पर उत्तर प्रदेश और भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो होनी चाहिए, ताकि हर वर्ग के बच्चे को एक समान शिक्षा मिल सके। तो साथियों, जिस तरह से आज ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान चल रहा है, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में बच्चे स्कूल नहीं पाए 4-4 महीने से, 5-5, 6-6 महीने से, तो उनका जो, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारा बेस है, जो हमारा नींव है, वो हमारे बच्चे हैं। भाई कल को अगर हमारा बेस मजबूत होगा, नींव मजबूत होगा, जब ये आगे बढ़ेगा मजबूती के साथ, तो हमारा देश ऑटोमेटिक मजबूत होगा। तो वहीं पे सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है आज एजुकेशन को लेकर के। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एजुकेशन में जिस तरह से ऑनलाइन की परीक्षाएं चल रही हैं, मैं सरकार से एक अनुरोध कर रहा हूँ और निवेदन भी है हमारा कि, और भी हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे शिक्षण संस्थान से हैं, कोई टीचर्स हैं, तो कुछ सरकार में बने हुए हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा, जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा जो चल रही है, भाई एक जो मध्यम वर्ग परिवार है, मध्यम वर्ग से ऊपर जिंदगी जीने वाला व्यक्ति है, भाई उसके घर में चलो ठीक है, सबके पास एक एंड्रॉयड फोन है। भाई इस कॉन्वेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, वहां पर जो है पढ़ाइयाँ तो हो जा रही है, ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई हो जा रही है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि, और सब लोग जानते भी हैं कि ऑनलाइन से कितनी पढ़ाई हम कर पा रहे हैं, ये सबने पता है। तो साथियों, मैं चलिए ठीक है, मध्यम वर्ग के परिवार की पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, और ये जानता भी हूँ और ये समझ में भी आता हम लोगों को, कि जिस तरह से आज एजुकेशन का स्तर गिरा हुआ है, भाई कोरोना काल की बात अलग है, इससे पहले भी सरकारें चाहे जिसकी भी रही, चाहे जिसकी सरकार रही हो, चाहे जिसके बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे हों, कभी किसी ने शिक्षा को पूर्ण रूप से उसको अच्छा करने का प्रयास नहीं किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो ग्रामीण अंचल हैं, जहाँ पे हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्कूलों की कंडीशन ये है कि भाई उस जिस परिवार का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, शायद उस परिवार के बच्चे के गार्जियन के पास एंड्रॉइड फोन रिचार्ज कराने का भी पैसा नहीं है, जिससे डाटा रिचार्ज हो सके, ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि ऐसी प्रक्रिया हो जिस वजह से, जिसकी बदौलत कम से कम हमारे जो ग्रामीण अंचल के लड़के हैं उनको एजुकेशन मिल सके, उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके। क्योंकि सबको पता है कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है कि एजुकेशन अगर हमारी अच्छी होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा समाज भी आगे बढ़ सकता है, और हमारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन को बांटा ना जाए, कैटेगरी वाइज ना बांटा जाए। अभी बहुत सारे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वहाँ पर एजुकेशन की बात कही है, कुछ बुक्स लॉन्च हुए हैं कि भाई ओबीसी का बंदा है, जनरल का बंदा है, तो कोई एससी का बंदा है, तो इस तरह से एजुकेशन और आग पे जोर नहीं दे पाएंगे अच्छी तरीके से कि एजुकेशन अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं जो एजुकेशन को बांटने का काम कर रहे हैं, और मैं निवेदन करता हूं कि वन नेशन वन एजुकेशन के तर्ज पर देश की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के द्वारा हम लोग जो है एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और साथ ही दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, जिस तरह से आप सबको पता है कि आज जो है चिकित्सा भी हमारे यहाँ सबसे गहन मुद्दा बना हुआ है। भाई हमारे यहाँ जो चिकित्सा व्यवस्था है, जैसा कि आप सबने पता है कि आज हम सब महिला सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां पर जब रात के 2 बजे या 1 बजे रात में जब प्रसव पीड़ा से जब महिला परेशान होती है, जो हमारी बहन बेटी होती है, जब वो परेशान होती है, तो उस वक्त हम लोग कहने के लिए है कि हमारे पास एम्बुलेंस सुविधा है, हमारे पास पीएससी और सीएससी है जहाँ पे अच्छे डॉक्टर नियुक्त हैं, लेकिन उस वक्त
एम्बुलेंस नहीं मिलता है, एम्बुलेंस मिल जाता तो उस ग्रामीण अंचल में एम्बुलेंस का जाने का रास्ता तक नहीं होता है। तो मैं सरकार से और हमारे साथ में जुड़े भी और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, ताकि हमारे समाज को और हमारे लोगों को वहाँ पे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिल सके। और साथियों, फिर मैं यहीं पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब प्रसव की पीड़ा से जब कोई महिला कहारती है, जब उसे पेन होता है, तो साथियों वो किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता है, वो संपूर्ण समाज का होता है। उसमें कोई जय श्री राम वाला नहीं होता है, जय भीम वाला नहीं होता है, जय शिव शंकर सीताराम राधे राधे वाला नहीं होता है। वो हमारे देश की महिला होती है, हमारी बहन बेटी होती है। और इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे कि आज सरकारें जब आती हैं वो नए नए हॉस्पिटल बनाने की बात करती है, नया हॉस्पिटल बनाना है, हम सुविधा ये कर देंगे, मंचों से बड़े बड़े स्पीच होते हैं। तो कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो पीएससी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर बंद पड़े हैं, सीएससी है, पीएससी है, मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, एनएम सेंटर हैं, जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय होता है उसी प्रकार से हर ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होता है, एनएम सेंटर भी होता है। तो मैं सरकार से और इस विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों से, हो सकता है एक आध लोग हमारे इस विभाग से जुड़े हों, स्वास्थ्य विभाग से, जो हमारे लाइव को देख रहे हो, तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाए, जिससे हर वर्ग को सही इलाज मिल सके। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि सरकार बार बार WHO की बात करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कई बार अपनी बातों को डिबेट में रख चुका हूं, मैंने कई बार कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि पूरे भारत में 10,189 मरीज पर एक डॉक्टर काम कर रहा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में और क्या पूरे भारत में 1000 मरीज के पीछे एक डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं इस तरह पे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज पूरे क्षेत्र में झोला छाप जैसे डॉक्टरों का बात मचा हुआ है, जहां पर लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आप जानते हैं इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में बहुत अच्छे सीएससी पीएससी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारे के सारे बंद पड़े रहे, लेकिन वहां पर अगर काम कर रहा था तो मेडिकल स्टोर बैठा हुआ वो बंद कर रहा था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए और भी लोग हैं, चाहे वो डिप्लोमैट्रिक हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, या फिर मेडिकल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ बंदा होना चाहिए। सरकार से यही कहूंगा कि ऐसे लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव में लेते हुए सीएससी और पीएससी को ओपन करें, ताकि और भी लोगों को साथ जो बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है ये खत्म हो सके, और भारत की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं हर जन को मिल सके। मैं सरकार से यही आग्रह और अनुरोध करता हूं। और साथियों, मैं यही कहता हूं कि हम लोगों का एक प्रण है कि हम लोग जो भी काम करेंगे सिर्फ चिकित्सा पे काम करेंगे, हमें स्वास्थ्य पर काम करना है, शिक्षा पे काम करना है। और साथियों, उसी के साथ साथ जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट था, मैं बात करना चाहता हूं कि रोजगार की समस्या बनी हुई है। जितने भी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे राजनीतिक बिंदु में राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करते हुए, और जो आज जनता का जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद, आप सभी को पता है अगर एक ग्राम प्रधान है तो ग्राम प्रधान अगर अपने ग्राम सभा में जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजनाओं को लाने का काम करें। उस ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होता है, प्राथमिक विद्यालय भी होता है, और उस ग्राम सभा में रोजगार के बहुत सारे अवसर भी होते हैं। तो एक ग्राम प्रधान से भी शुरू हो जाती है कहानी, और ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक बात आती है। तो अगर एक ग्राम प्रधान अगर ये समस्या को ध्यान में रखते हुए कि उसके यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अगर उसके यहाँ पीएससी है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर बंद पड़ा हुआ है, तो उसके लिए वो प्रयास करे कि वो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर जल्दी खुले, ताकि उसके यहाँ की जो जनता है उसको लाभ मिल सके। उसी आधार पर जो हमारे जिला पंचायत के लोग होते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे ग्राम सभाएं होती हैं, वो भी अपने स्तर पर काम कर सके। और मैं विधानसभा के विधायक की मैं बात करना चाहता हूँ। अगर जो विधायक है हमारा विधानसभा का, अगर विधायक चाह ले
तो विधानसभा के अंदर जितने भी ग्राम सभाएं हैं वहां पर किसी भी ग्राम सभा में स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं रह जाएगी अगर वो सही तरीके से काम करे। शिक्षा की कोई कमी नहीं रह जाएगी, बिकॉज उसको अथॉरिटी होता है अपने क्षेत्र की जनता को देखने के लिए। जनता से चुन के वो सदन में विधानसभा में जाता है, विधानसभा में अपनी बात रखे, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखे। साथियों, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, अगर विधायक तगड़ा है, आपका विधायक काम करने योग्य है, तो विधानसभा के जो रोजगार है, बेरोजगार है, उनको किसी और दूसरे विधानसभा में रोजगार करने जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी विधायक बनते हैं 5 साल के लिए बनते हैं, अगर 5 साल में अपने क्षेत्र में एक औद्योगिक एक इंडस्ट्रियल एरिया तैयार करें, छोटा छोटा सा रोजगार दें जनता को, शायद इससे एक अच्छा लाभ मिल सकता है। और जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो भारत की जनता है, इसको एक रोजगार की भी सुविधा मिल जाएगी। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा, रोजगार एक बहुत भी लोग रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर रहे हैं, वो बाहर गए, बाहर से आकर के क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपना काम शुरू किया हुआ है। और भाई जिसके पास जो काम है वो काम कर रहा है। आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश का ही मजदूर ऐसा जो पूरे प्रदेशों में जाके काम करता है। और आज सबसे बड़ी समस्या तो उन मजदूरों की पड़ी हुई, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, चाहे विधानसभा की बात कर लें, चाहे हम लोकसभा की बात कर लें, चाहे जो लोकसभा क्षेत्र हैं, अगर चाहे सांसद भी अगर चाहे तो उसके लोकसभा में अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे हमारा जो फूलपुर संसदीय क्षेत्र पड़ता है, हमारे यहाँ जब यहाँ के केशव प्रसाद मौर्य जी जब यहाँ पे सांसद रहे, यहाँ पर जैतवाड़ी एक क्षेत्र था जिसको आदर्श ग्राम सभा बनाने की बात थी। प्रधानमंत्री जी का एक नारा था कि जितने भी सांसद हैं वो एक ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाएंगे। और साथियों, तब से लेकर के आज तक तब से आदर्श ग्राम सभा बनाने का काम नहीं किया है। वहां पर शुरुआत तो हुई। सबसे बड़ी बात है कि जैतवाड़ी एक ऐसा एरिया है जहां पर आदर्श ग्राम सभा नहीं बना, लेकिन वहां पर सिविल कॉम्प्लेक्स जरूर बना है। तो साथियों, जिस क्षेत्र को आदर्श ग्राम सभा बनाने की बात कही थी, मैं सांसद से और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उस वक्त सांसद थे, अभी माननीय केसरी देवी पटेल जी हमारी सांसद है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा। और साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं। मैं उनसे यही अनुरोध करूं कि इस क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की का प्रयास करें, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश का मजदूर और हमारे लोकसभा का जो भी विधानसभा है, जो भी लोकसभा क्षेत्र है, वहां का जो मजदूर अपने अपने विधानसभा में रह के काम करें, ताकि उनको बाहर जाना न पड़े और मजदूरों की समस्याएं खत्म हो जाए। तो साथियों, बस इन्हीं सब बातों से यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों का जो अथक प्रयास है, हर नागरिक यही सोचे कि देश की जो आज कंडीशन बनी हुई है, अगर हम शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे बात करते हैं साथियों, देश सुधरेगा, देश का विकास होगा, देश उन्नति करेगा। और साथियों, हिंदुस्तान किसी की बाप की बपूती नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की बपूती नहीं है। हिंदुस्तान हर उस नागरिक का है जो हिंदुस्तान की बात करता है, जो भारत की बात करता है। और साथियों, मैं एक बात खत्म होते होते ये भी कहना चाहता हूं कि मैं देखता हूं बहुत सारे समुदाय के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग भी हमारे साथ में हैं। और लोगों, इस चीज का कभी विरोध नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी बंदे के साथ में विरोध नहीं होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए कि कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है, कोई जय भीम बोल रहा है, कोई जय मीम बोल रहा है। साथियों, इन सब का अधिकार हमको संविधान ने दे रखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारे अधिकार हैं, जो संविधान है, हमारे संविधान के मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों में ये भी है कि हर किसी व्यक्ति को उसका क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सबको बोलने का अधिकार है। साथियों, तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस संविधान की बदौलत आज सभी धर्मों के उद्घोष हो रहे हैं, एक बार उस संविधान की भी जय बोल लिया करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि आज मानवता की जरूरत है, देश में इंसानियत की जरूरत है। क्योंकि आज जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में है, उस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किसी एक वर्ग विशेष को फायदा नहीं मिलेगा। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, एससीओं की राजनीति करते हैं, ओबीसी की राजनीति करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं साथियों, जिनके सर पे रहने के लिए छत नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, चाहे जिस किसी कैटेगरी का हो, चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो, वो भी दलित और शोषित जैसे समाज से ही बिलोंग करता है। क्योंकि जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है साथियों, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पटेल हो, साथियों उसको भी वो अधिकार मिलना चाहिए। सरकार से यही अनुरोध है
कि इन्हीं सब शब्दों के द्वारा भाई हर समाज के लोग हमसे जुड़े, सभी को नमन करते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए अपनी बात को रख रहा हूं और यही कहना चाहूँ कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं उनसे यही अनुरोध है, आप शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात करें। आप लोग किसी धर्म को लेकर के, किसी समुदाय को लेकर के राजनीति ना करें, क्योंकि आज देश को जरूरत है, फिर से देश को सोने की चिड़िया बनानी है हमने। तो हम सब ने क्या करना है कि हमारे देश का बच्चा जब शिक्षित होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। जय भीम।